बहनों और भाइयों, ये है ऑडिबल। इस शो में वयस्क श्रोताओं के लिए अपशब्द, प्रबल भाषा और परिपक्व सामग्री है, जिसमें कहानी को प्रमाणित करते अंतर ऑडिबल पेश करते ये मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है और आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। इसमें हम आपको 10 कहानियां सुनाएंगे, अपराध, रहस्य और रोमांच से भरपूर। इस अनुभव को और भी एजी बनाने के लिए हम नरेशन के साथ साथ म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी करेंगे। जी हाँ, जैसे हम लोग फिल्मों में करते आए हैं। ये ऑडियो शो एक नई किस्म का सिनेमा है जिसमें इमेजेस हम नहीं शूट करेंगे, बल्कि आप खुद इमेजिन करेंगे। इस ऑडियो शो में आप सुनेंगे हिंदी के जाने माने लेखक वेद प्रकाश शर्मा की किताबों से अडेप्टेड और इंस्पायर्ड कहानियां। वेद बाबू को मैंने अपने बचपन के दिनों में बहुत पढ़ा है और ये हम सब की तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट है। पहली कहानी है अपने कत्ल की सुपारी। ये कहानी हमने वेद प्रकाश शर्मा के इसी नाम के उपन्यास से अडेप्ट की है। इसमें आपकी मुलाकात होगी त्रिवेंद्रम चक्रवर्ती से, जो अपराधी तो नहीं है पर भाग्य उसे अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है। इस कहानी को आप सुनेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज में। अपने कत्ल की सुपारी, वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास अपने कत्ल की सुपारी पर आधारित। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, पर दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में दुश्मन 3 किस्म के होते हैं। पहले वो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, सामने आ जाएं तो मन करता 2 जड़ दो सालों को, जड़ ना पाओ तो भी सोच का अच्छा लगता है। दूसरे होते हैं जानी दुश्मन, जिनको मार के ही चैन मिल सकता है, मगर मार सकते नहीं, क्योंकि वो भी कोई चूतिए होते नहीं, वो भी तो मार सकते हैं। इसलिए मन ही मन गाली देके काम चलाना पड़ता है और हमेशा बच के निकलना पड़ता है इनसे कि कब क्या कर दे। पर सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं तीसरे किस्म वाले, एकदम मादरचोद। ये होते हैं रिश्तेदार। इनको तो साला गाली भी नहीं दे सकते, पता नहीं उनकी माँ चोदने जाओ तो अपना क्या चुद जाए। और मेरी स्थिति तो बड़ी ही विचित्र है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा छोटा भाई त्रिदेव चक्रवर्ती। कैंसिल करो वो माँ की गाली। वो 6.5 फुट का लहीम शहीम पहलवान बचपन से मुझे तंग करता आया है। मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी पे उसने नजरें डाली, और अब सालों से गुनाहों के धंधे में पड़कर उस बहनचोद ने मुझ जैसे शरीफ इंसान की जिंदगी नरक कर रखी है। अरे बहन की गाली उसे मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे कोई बहन है ही नहीं। त्रिदेव का ध्यान आते ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं और बेइंतहा गुस्सा आने लगता है। मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मैं झटके से वर्तमान में वापस आया। किसी ने मेरी तरफ का दरवाजा खोला और फिर मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। अपनी आंखें झपकते हुए मैंने उस शख्स को देखा। वो कम से कम 6 फुट लंबा रहा होगा। उसका सर एकदम घुटा हुआ था और आंखें ऐसी कि देखते ही कांट पड़ जाए। उसके इशारे पे मैं गाड़ी से उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। हम एक बेहद शानदार घर के बाहर थे। वो गंजा मुझे लेके आगे बढ़ा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ये गंजा जटाशंकर तो नहीं। हम गेट तक पहुंचे ही थे कि अंदर से एक बुलडॉग भागता आया। मेरी तो जान सूख गई। लगा कि मेरा अंत इसी वैशी जानवर के दांतों से होना है। मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है और ये तो बुलडॉग था। सही कह रहा हूं कि अगर उस वक्त मेरे सामने शेर भी हो तब मेरा वही हाल होता। बुलडॉग चारों तरफ से घूम घूम कर मुझे सूंघ रहा था। उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थी और मेरा पसीना निकले जा रहा था। गंजे ने मुझे रुआब दिखाते कहा, डरो मत। अगर उसे पता चल गया कि तुम डर गए हो तो और डराएगा। और अब वो मेरे घुटनों को सूंघ रहा था और वो गंजा कह रहा था कि डरो मत। दूर से किसी ने सीटी बजाई और बुलडॉग तेजी से अंदर चला गया। गंजा मुस्कुराकर कह रहा था, यहीं खड़े रहने के लिए आए हो क्या? ये बोल के वो आगे की तरफ बढ़ गया और मैं उसके पीछे पीछे उस 2 मंजिले घर के अंदर चला गया। अपने डर और गुस्से को किसी तरह काबू में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। ये तो मैं यहाँ बहुत सोच समझ के आया था, पर ये जटाशंकर के गैंग के लोग हैं और ये कोई शरीफ लोग तो है नहीं, कभी भी कुछ भी कांड कर सकते हैं।
मुझे उस खतरे का एहसास था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो वहां रोशनी कम थी। मैं किसी भी तरह का ये खतरा नहीं ले सकता था कि मुझे पहचान लिया जाए, और इसीलिए मैंने अपनी कमीज के कॉलर खड़े कर रखे थे। कमीज भी ऐसे भड़कते रंग की थी जैसे मैंने कभी पहले नहीं पहनी थी। मैंने सावधानी वश काला चश्मा पहले ही पहना हुआ था। काले चश्मे पहन के लोग पता नहीं कैसे पार्टी में जाया करते हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फूंक फूंक के कदम रख रहा था और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं मेरी पसलियां तोड़ के बाहर न निकल आए। मुझे एक बड़े से हॉल पे पहुंचाकर गंजा चला गया। मैं वहां रखे बेहद महंगे सोफे पर एक मूर्ति की तरह बैठ गया। एसी ने कमरे को स्विट्जरलैंड बना रखा था और मैं पसीने पसीने हो रहा था। कमरे को दुनिया भर की महंगी और खूबसूरत चीजों से बहुत अच्छे ढंग से सजाया हुआ था, पर इस वक्त उन पर मेरा ध्यान नहीं था। मैं तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। कभी त्रिदेव के बारे में सोच रहा था तो कभी डॉक्टर डुगलिस की कही बातें मेरे कान में गूंज रही थी, और कभी तभी घड़ी के 12 बजे और मेरा ध्यान भंग हुआ। ठीक उसी वक्त दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी मेरे सामने आ गया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, मगर वो बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसने जोर से दबाकर मुझसे हाथ मिलाया। फॉर्मेलिटी निभाते हुए उसने मुझसे पूछा, कोई ड्रिंक? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले रखा और अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, नो थैंक्स। आप जटाशंकर हैं क्या? उसने अपनी बेहद कड़क आवाज में कहा, नाम वाम में क्या रखा है, काम बताइए। वो आदमी मेरे सामने बैठ गया और उसकी बिल्ली जैसी आंखों से मुझे एक टक घूरने लगा। मैंने भी हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कुराने लगा और बड़े ही कैजुअल अंदाज में उसने पूछा, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरा एक दुश्मन है और मैं उसकी हत्या करवाना चाहता हूँ। उसे मुस्कुराने का बड़ा शौक था। फिर से मुस्कुराने लगा और बोला, हमें दोस्ती दुश्मनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ कौन है? मैंने जेब से अपनी एक तस्वीर निकाल के उसके सामने रख दी। ये है त्रिवेंद्रम चक्रवर्ती। वो गौर से तस्वीर को देखने लगा। मैं समझ नहीं पाया कि उसने मुझे पहचाना या नहीं। मैं तेजी से उसे अपने बारे में बताता चला गया कि सरकारी कर्मचारी है, ग्रेड 2 का अफसर है, ज्यादातर सफारी सूट ही पहनता है। मैंने फुल डिटेल में अपनी दिनचर्या, दफ्तर आने जाने का रास्ता और वक्त सब उसे बता दिया, और वो बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनता रहा। ऑफिस का पता मैंने कागज पर पहले ही लिखा हुआ था। अपनी ही मौत को बुलावा देते हुए मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जब मैं चुप हो गया तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, 4.5 लाख लगेंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतने तो मैं नहीं दे सकता। उसने कड़क अंदाज में पूछा, बेंचो टिंडे खरीदने आया क्या? मैं उसकी आवाज से सन्नाटे में आ गया। अवाक में उसकी तरफ देखता रहा। शायद मेरी ही तरह उसे भी टिंडों से नफरत थी। मैंने डरते डरते कहा, भाई साहब मैं तो 3 लाख समझ के आया था। 3 लाख? भिखारी समझा है क्या? खुद ही कर ले भोसड़ी के, वो भी बच जाएंगे। 3 लाख के लिए मैं तेरे जैसों के मुंह थोड़े लगूंगा। मैं चुपचाप 2 मिनट तक सोचता रहा। कमरे के सन्नाटे में घड़ी की टिक टॉक गूंज रही थी और वो मेरी तरफ एक टक देख रहा था। मुझे उससे रहम की कोई उम्मीद नहीं दिखी। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पास उसकी बात स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने धीमे से पूछा, भाई साहब मेरा काम जल्दी हो सकता है? उस आदमी ने कहा, बेशक 2 दिन के अंदर पैसे दे दो, तुम्हारा काम पैसे मिलने के 24 घंटे के अंदर करवा देता हूं। मैंने फिर पूछा, ये आप लोग हत्या कैसे करवाते हैं? बिल्लोरी आंखों वाला फिर भी डर गया। बोला, तुमसे क्या लेने देना भूतनी के? हमारा काम है, जैसे भी करें, हमारी मर्जी, चाहे हथौड़ी मारे चाहे दुनाली से। पैसे हैं तो बताओ, वरना। वो इतने गुस्से में था कि मुझे लगा कि मुझ पे ही हाथ न चला दे। मैंने तुरंत हामी भर दी और कहा, मैं परसों तक पैसों का इंतजाम कर लूंगा। वहां से निकलकर मेरी आंखों पर पट्टी पहना दी गई। मुझे कार ने हाईवे पे छोड़ दिया। चलते चलते मुझे मेरा मोबाइल और बटवा भी वापस दे दिया गया। मैंने गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश की तो इस बार नंबर प्लेट ही बदली हुई थी। मुझे खुशी हुई कि जटाशंकर जैसे वर्ल्ड फेमस गैंग के आदमी भी पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी मैंने भी कम नहीं बरती थी।
ये मेरा दूसरा मोबाइल था और बटुआ भी, जो मैंने इसी काम के लिए रखा था। हम भी अपने आप को जेम्स बॉन्ड से कम थोड़े न समझते हैं। मैं सड़क पार करके मेट्रो स्टेशन की तरफ चलने लगा। जब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है, तो एक अंधेरे सुनसान कोने में जाकर मैंने अपना चश्मा और कमीज उतार दिए। कमीज के अंदर मैंने टी शर्ट पहले ही पहनी हुई थी। मेट्रो की लास्ट ट्रेन पकड़ के मैं शहर के दूसरे छोर पे गया। वहां पहले ऑटो और फिर टैक्सी लेकर होटल आ गया। कमरे में पहुंचकर मैंने अपने असली मोबाइल को देखा तो घर से कई कॉल मिस हुए थे। डॉक्टर डुब्लिस का भी एक कॉल था। असल में मैं सरकारी टूर का बहाना करके दिल्ली आया था। इरादा तो डॉक्टर डुब्लिस से भी मिलने का था, पर अपने कत्ल की सुपारी देने में सारा वक्त लग गया। मेरे जज्बात मुझे परेशान किए हुए थे। तरह तरह के विचार मेरे दिमाग में कौंध रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर सच में जटाशंकर के आदमियों ने मुझे हथौड़े से मारा तो यूं तो मैं शराब पीता नहीं, पर उस रात मैंने होटल के लड़के को भेजकर अड्डा मंगवाया। वैसे शराब बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन अब मुझे कौन सी लंबी जिंदगी जीनी थी। कुछ ही दिनों में मेरा 50वां जन्मदिन था और मैं चाहता था कि उससे पहले ही खत्म हो जाऊं। उस काम के 4.5 लाख देने की मैं हामी भर के आया था। अगले दिन मैं सीधा दफ्तर गया और वहां से फ्री होकर शाम को ही घर पहुंचा। तब तक मैं बहुत थक चुका था। मेरे दिमाग पर भारी बोझ था, लेकिन मौत से पहले भी मेरी किस्मत को आराम नहीं था। हमें एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। पहले माँ और बाबूजी चलने वाले थे, पर ऐन वक्त में माँ की तबीयत खराब हो गई तो मुझको और सुगंधा को ही जाना पड़ा। शादी महेश्वरी हॉल में थी और सुगंधा उस हॉल से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि उसने वहीं जिद पकड़ ली। कीर्ति की शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हॉल, जरा पता तो करिए। कीर्ति हमारी बेटी है और आने वाली सर्दी में उसकी शादी होनी है। शादी के बाद वो अमेरिका जाने वाली है। सब तय हो गया, बस कमी है तो पैसे की। हॉल का इंतजाम वाकई बहुत अच्छा था। मुझे देख के ही मालूम था कि हमारे बजट के बाहर होगा। फिर भी मैंने सुगंधा से कहा, तुम्हें इतना पसंद आया है तो अपनी कीर्ति की शादी यहीं से होगी। वैसे कीर्ति किसी होटल के बारे में कह रही थी। ये बात कहते हुए मेरे मन में हाहाकार मच रहा था। बस अपनी परी सी बेटी का कन्यादान करने के लिए मैं न रहूंगा। बारात अभी आई थी जब मेरे दूसरे फोन का वाइब्रेटर बजा। इस फोन का नंबर मैंने किसी को दिया ही नहीं था, तो जाहिर है कि कॉल जटाशंकर के आदमी की तरफ से होगा। सुगंधा उसी समय बारात देखने के लिए आगे बढ़ी और भीड़ का फायदा उठाकर मैं वहां से भागा। हर कोई बारात की तरफ जा रहा था और मुझे एक खाली कोना मिल गया। मैं चाहता नहीं था कि कोई मुझे इस फोन पे बात करता हुआ देख ले। बहुत ही सावधानी से मैंने कॉल लिया। ये एक नया नंबर था, सिर्फ 4 अंकों का। हेलो, मैंने बड़ी बेचैनी से कहा। दूसरी तरफ से इस बार किसी लड़की की आवाज आई। क्या आपने काम के बारे में सोच लिया है? मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी हाँ, बहुत ही अर्जेंट है मेरा काम। किसी भी हालत में यह काम करवाना ही है। उसने शालीनता से मुझे अगले दिन पैसे पहुंचाने के लिए जगह और वक्त बताया और पूरी डिटेल समझाई। फोन रखते ही मुझे इस बात ने झकझोर दिया कि मेरे 2 दिन कल ही खत्म होने वाले थे। कल मैं कैसे इस काम को अंजाम दूंगा? मैं परेशान उठा। पूरा दिन मैं पैसों के बारे में ही सोचता रहा। मेरे हिसाब से अभी भी कुछ कम पड़ रहे थे। पता नहीं कितनी देर में वहीं खड़ा रहा। आखिर सुगंधा मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंची। ये लो, यहाँ खड़े हो, देखो कीर्ति का व्हाट्सएप आया है। उसे भी ये जगह पसंद आई है। मैंने फोटो भेजी थी। मैंने खुद को तुरंत संभाला। ठीक है, अब बस ये देखना है कि 17 जनवरी को अवेलेबल है या नहीं। सुगंधा अपने अंदाज में मुस्कुराई और बोली, वही तो बताने आई हूँ। संकल्प भैया ने पता लगवाया है और तो और उन्होंने टेम्परेरी बुकिंग भी करवा दी है। फिर अचानक से उसकी आवाज में चिंता जागी। लेकिन तुमको 2-4 रोज में ही एडवांस आके देना होगा। मेरे दिमाग में कौंधा, एडवांस तो उससे पहले भी एक देना है। तभी मेरा ध्यान सुगंधा के कुंदन हार की तरफ गया। एकाएक मेरे दिमाग में हरामी सा आइडिया आ गया और मैं मुस्कुरा दिया। सारी रात मैं करवटें बदलता रहा और अपने पास सोई हुई सुगंधा को निहारता रहा। रह रहकर विचार आ रहा था, जटाशंकर के आदमी कहीं मुझे चाकू से तो नहीं मारेंगे? मौत कैसी लगती होगी, न जाने कितना दर्द होगा।
आखिरकार अलार्म बजा। सुबह सुगंधा सबसे पहले उठती है और नहा धोकर बच्चों को उठाती है। वो उठी और रोज की तरह अपने कामों में लग गई। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़ा रहा जैसे अभी भी सो रहा हूं। जैसे ही सुगंधा नहाने के लिए गई, मैंने चुपके से उठकर उसकी चाबियों का गुच्छा निकाला। कम से कम आवाज करते हुए बड़ी होशियारी से लॉकर में से कुंदन के हार का डब्बा निकाला। सुगंधा हमेशा अपने इस हार को संभाल के डिब्बे में ही रखती है। रात आने के बाद भी उसने उस हार को डिब्बे में ही रखा था। मैंने डिब्बे में से हार निकाला और डिब्बा वापस उसकी जगह पर रख दिया। फिर सुगंधा के लॉकर के अंदर वाले गुप्त लॉकर की चाबी ढूंढने लगा। उसमें एक थैले में कैश रखा हुआ था। गांव की जमीन बेचकर जो नंबर 2 का पैसा मिला था, ये वो पैसे थे। बाबूजी ने माँ के कहने पर ये मुझे कीर्ति की शादी के लिए दिए थे। सारा दिन अलमारी की चाबी सुगंधा अपनी साड़ी में खोस कर चलती है और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो ही निकाल के देती है। मुझे डर था कि अगर वो नहा के बाहर आ गई तो मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। मेरे हाथों में वो पैसे देखेगी तो आसमान सर पे उठा लेगी। चाबी उसने छुपा के रखी थी। उसे ढूंढने में मुझे 2-3 मिनट लग गए। उधर बाथरूम में पानी पड़ने की आवाज रुकी और इधर मुझे वो छोटी चाबी मिल गई। मैंने बिना आवाज किए वो छोटा सा लॉकर खोला, जल्दी से पैसे निकाले और फिर सब कुछ पहले की तरह रख दिया। अब सुगंधा कपड़े पहन रही थी और उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। मैं अलमारी बंद करके चाबी का गुच्छा सही जगह पर रखकर पलटा ही था कि बाथरूम का कुंडा खुलने की आवाज आई। मैं बड़ी तेजी से बिस्तर पर लेट गया। कैश और कुंदन का हार बड़ी मुश्किल से तकिए के नीचे छुपा ही पाया था कि सुगंधा कमरे में आ गई। वो नहाने के बाद कमरे में आकर ही साड़ी बांधती है। एक पल की देरी हो जाती तो सारा प्लान चौपट हो जाता। मेरी सुगंधा बहुत गोरी है, एकदम दूध की तरह। उस वक्त वो नहा के निकली थी तो उसकी त्वचा एकदम चमक रही थी। मेरा ध्यान उसके छीने ब्लाउज से उसके सीने की तरफ गया। उसका भरपूर वक्ष पूरी तरह से ब्रा में नहीं समाया था और उसका क्लीवेज अभी भी गुलाबी बन लिया था जैसे दूध में मिला हुआ रूह अफ़ज़ा। सुगंधा ने मुझे देख लिया और मुस्कुराकर बोली, आज तो जगाने के लिए चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, हंसती हुई सुगंधा गजकामनी की तरह किचन की ओर चली गई। ऑफिस जाके मैंने 2-3 फाइलें निकाली और सुपरवाइजर साहब के पास चिट्ठी छोड़ के चला गया। इत्तेफाक से तहसील दफ्तर में कुछ काम अटका हुआ था। वही बहाना बनाकर मैं शहर से निकल गया। मेरा ध्यान घड़ी की तरफ था और मैं हाईवे पर बड़ी तेजी से अपना स्कूटर चला रहा था। जमीन के पैसे लगभग 4 लाख रुपए थे और बाकी पैसों का जुगाड़ मुझे कुंदन हार बेचकर करना था। जिंदगी और मौत के भारी भरकम मसलों ने मुझे उलझा के रखा हुआ था कि बड़ी तेजी से एक बस सामने आती हुई दिखाई दी। पीछे भी एक बस थी और जोर से हॉर्न मारकर रास्ता मांग रही थी। मेरी तो गांडी फट गई और ब्रेक मारकर मैंने स्कूटर खेत में उतार दिया। एक भयंकर दुर्घटना होते होते बची। कितना लक्की निकला मैं, बाल बाल बच गया। मुझे पता है कि जान तो जाने ही वाली है, लेकिन पैसे, हार और ये स्कूटर, कितना नुकसान हो जाता। मैंने राहत की सांस ली और डरते डरते स्कूटर आगे बढ़ाया। हार बेचकर जब मैं गांधी पार्क में पहुंचा तो उस समय दोपहर के 1:10 हो चुके थे। मुझे 1 बजे पैसे लेकर आखिर के उस बेंच पर पहुंचना था जो किसी सेठ गिरधारी लाल ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी कौशल्या देवी की याद में बनवाई थी। मैं बदहवास और घबराया हुआ वहां जाके बैठ गया। मैंने काला चश्मा पहन लिया था और उसी तरह कमीज के कॉलर खड़े कर रखे थे। ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर मुझे लग रहा था जैसे हर कोई मुझे घूर रहा हो। मुझे पूरा डर था कि जटाशंकर का आदमी चला गया होगा। बेंच पर बैठा मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे सख्त ताकीद की गई थी कि मैं फोन का इस्तेमाल तभी करूं जब मुझे किसी किस्म का खतरा महसूस हो। तभी पार्क के बाहर एक गाड़ी आके रुकी। मुझे उम्मीद हुई शायद वही लोग हों, और उस गाड़ी में तो कोई जोड़ा था जो कॉलेज से भाग कर आया लगता था। मैं उस जोड़े को निहार रहा था
और सुगंधा के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था कि अचानक किसी की गुर्राहट भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मादरचोद, तेरे बाप के नौकर है, इतनी देर लगा दी। मैंने पलट कर देखा, ये वही आदमी था जो उस रात मुझे उस सुनसान घर में मिला था। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और चूतिया समझ रहा था कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा। धूप में उसकी बिलोरी आंखें सलेटी रंग की दिख रही थी। मेरा मूड यूं भी उखड़ा हुआ था क्योंकि उस कमीने सुनार ने मुझे उस कुंदन हार के मन मुताबिक पैसे नहीं दिए थे। ऊपर से एक गाली सुनकर मुझसे रहा ना गया। मैंने भी दो टूक जवाब दे दिया। देखो 10 मिनट की देरी हुई है, माँ पे मत जाओ। मेरे तेवर से वो थोड़ा चौंका, लेकिन अभी भी गुस्से में था। उसने इशारा करके बैग मांगा। मैंने बैग उसकी तरफ सरका दिया। उसने बैग की चैन खोली और अंदर देखते हुए पूछा, पैसे पूरे हैं ना? मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा और बता ही दिया, नहीं, 3000 कम है। वो बुरी तरह से भड़क उठा और दुनिया की सारी गालियां मुझ पर बरसाने लगा। अब मेरी आंख फट गई थी। अगर पैसे लेकर उन लोगों ने काम करने से मना कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा हो गया जटाशंकर नहीं था। इतना नामी आदमी 3000 रुपए के लिए थोड़ा ना झिकझिक करेगा। मैंने बड़ी हिम्मत करके हाथ बढ़ा दिया। लाओ पैसे वापस करो। वो सन्नाटे में आ गया। मैंने बात को संभाला और उससे कहा, सर जी, मुझे खबर मिली है कि त्रिवेंद्रम कई दिनों के लिए बाहर जा रहा है। उसने आंखें तरेर के पूछा, कब? इतवार को, और मैं चाहता हूं कि काम तब तक हो जाए। उस आदमी ने अपनी बिलोरी आंखों से मुझे घूरा और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अब वो इतना भी चूतिया नहीं था कि 3000 के लिए 4.5 लाख की सुपारी मना कर देता। मैंने राहत की सांस ली। प्लान के मुताबिक मैं वहीं बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया। यह आदमी थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई पड़ा था। वो मेरा मोबाइल लेकर चला गया। ये वो मोबाइल था जिससे मैं जटाशंकर के लोगों के संपर्क में था। मैंने सुलभ शौचालय जाकर काला चश्मा और भड़कीली हरी कमीज उतारी और सफेद चेक वाली वो शर्ट पहनी जिसे पहनकर मैं घर से निकला था। पता नहीं आपको कैसा महसूस होगा। अपने कत्ल की सुपारी देकर मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी थी। मैं अजीब सी उलझन में था। एक तरफ तो मुझे राहत महसूस हो रही थी कि जैसे तैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। उन 3000 के बचने की खुशी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे बेहद घबराहट हो रही थी क्योंकि अब मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत से बचने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने मुकद्दर का सिकंदर बनते हुए हंसते हुए जीना तय किया। एक बढ़िया से ढाबे पे स्कूटर रोका, अपनी पसंद की दाल बटर तड़का और पनीर भुर्जी के साथ 3 करारी रोटियां खाई और उसके बाद मीठे में केवड़ा डलवा के कुल्फी भी। तहसील का काम खत्म करके जब मैं शहर वापस पहुंचा तो मुझे बड़े साहब को रिपोर्ट देने उनके घर जाना पड़ा। वो अच्छे मूड में थे। मुझे देखते ही बोले, बहुत दिनों बाद आए हो, आज तो ड्रिंक लेके जाओ। ये अफसर लोग जब गुस्से में होते हैं तब नहीं सुनते और जब अच्छे मूड में होते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं लाख मना करता उस दिन तो भी वो पिला के ही छोड़ते, पर महंगी स्कॉच देखकर मैंने भी ज्यादा मना नहीं किया। देखो त्रिवेंद्रम, अगले महीने मेरा प्रमोशन पक्का है और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। वो अपने भविष्य के बारे में प्रवचन देते रहे और मैं अपने बचे कुचे भविष्य के बारे में सोचते हुए 3 लार्ज ड्रिंक अटक गया। उनकी मिसेज ने जोर दिया तो मुझे वहां खाना भी खाना पड़ा। देर रात जब मैं घर पहुंचा तो वहां का माहौल देख के मैं चकरा गया। मुझे लगा कि सब सो रहे होंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हाल था। माँ, बाबूजी, सुगंधा तीनों परेशान घूम रहे थे। आकाश तो बाहर गली में खड़ा मेरी बाट जो रहा था और कीर्ति सबको समझाने में लगी हुई थी। मुझे देखते सुगंधा रोने लगी और माँ कहाँ पीछे रहने वाली थी। शोर शराबे में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि उस दिन दोपहर को त्रिदेव घर आया था। उसने माँ और बाबूजी से झगड़ा किया और सुगंधा से चाबी छीन के अलमारी से कुछ सामान लिया है। त्रिदेव ने माँ पर हाथ भी उठाया था और गांव की जमीन पर अपना हिस्सा मांगने आया था। उसे मेरे भाई संकल्प से कीर्ति की शादी की तैयारी के बारे में पता चल गया था। बाबूजी ने उसे गांव में ही दूसरी जमीन दी थी और वो त्रिदेव है भाई।
सुनता है, और बाबूजी की तो वो बचपन से ही नहीं सुनता था। यूं भी मुझसे खास दुश्मनी है उसकी। फूट फूट कर रोती सुगंधा ने किसी तरह मुझे बताया, लॉकर से सारा कैश और गहने गायब हैं। जाते जाते वो धमकी दे गया कि आपके 50वें जन्मदिन से पहले अगर उसका हिस्सा ना पहुंचाया गया तो वो फिर आ जाएगा। आपका मोबाइल क्यों बंद आ रहा है? आकाश ने शिकायत के स्वर में मुझसे पूछा। मैंने बताया कि रात चार्ज करना भूल गया था और दिन भर में जगह जगह घूम रहा था, तो मोबाइल का मुझे ध्यान ही नहीं था। पता चला कि सब लोग मुझे दोपहर से ढूंढ रहे हैं। आकाश 2 बार ऑफिस भी होकर आया। सुगंधा की हालत एकदम खराब थी, क्योंकि न सिर्फ हमारी पूरी जमा पूंजी चली गई, बल्कि उसके गहने भी चले गए। कमरे में आके वो बहुत देर तक रोती रही। मैंने कितनी बार तुमसे कहा था कि पैसे बैंक के लॉकर में रखाओ। रो रो के उसने बुरा हाल बना लिया था। मैं उसे किस मुंह से बताता कि पैसे और उसके गहने त्रिदेव ने नहीं, मैंने ही चुराए हैं। और जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मुझे लगा कि शायद त्रिदेव तुम्हारे ऑफिस चला गया है और उसने। सुगंधा रोए जा रही थी और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। रात बहुत बीत गई, सब डरे हुए थे और सबसे ज्यादा डरा हुआ था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि त्रिदेव अपना हिस्सा लेकर ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई तो रात जटाशंकर के आदमी मुझे बड़ी सी तलवार लेकर मारने आ गए। मैं घबरा कर उठ बैठा। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह ऑफिस जाते हुए मैं माँ और बाबूजी से मिलने गया। मुझे एहसास था कि मैं उनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। सुगंधा ने मुझे नाश्ता दिया और वो भी वहीं बैठ गई। सुनो, मुझे लगता है कि हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। माँ और बाबूजी ने भी वही कहा। मैंने समझाने की कोशिश की, नकदी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, उल्टा फंस जाएंगे कि कहां से आए। सुगंधा को इतना हताश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा 1-2 दिन का समय दो, मैं कोई उपाय करता हूँ। सरकारी अफसर हूँ, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा। माँ ने ढांढस बंधाने के लिए कहा, मैं बात करती हूँ त्रिदेव से। इसी हालत में मैंने स्कूटर निकाला और ऑफिस की तरफ चल दिया। मैं कई तरह से विचलित था। त्रिदेव की हरकत ने मुझे हिला दिया था। बचपन से उसने मुझे परेशान किया है। उसके 2.5 किलो के हाथों से मैं बहुत बार मार खा चुका था। और सच तो यह है कि उसी की वजह से हम गांव छोड़कर शहर आए थे। कई सालों की ऊंच नीच के बाद बड़ी मुश्किल से बंटवारा किया था बाबूजी ने। सब कुछ बाबूजी का खुद कमाया हुआ है, पर त्रिदेव ने तो जैसे कसम खा रखी कि उनकी कोई बात मानेगा ही नहीं। मुझे पता है कि वो कोई धमकी नहीं देके गया है। दिमाग में यह ख्याल भी आ रहा था कि जटाशंकर के आदमी आज ही अपना काम करने वाले हैं। एक बार तो मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी की आखिरी यात्रा हो। मैं रेड लाइट पे ऐसे खड़ा हो गया कि बत्ती हरी होने का पता मुझे तब चला जब पीछे के ट्रैफिक ने हॉर्न बजाया। मैंने अपने स्कूटर को आगे बढ़ा दिया। मैंने आज ऑफिस जाने के लिए रास्ता बदल लिया। वो गर्मी के दिनों की धूप भी मुझे सुहावनी लग रही थी और पसीने के मारे मेरा बुरा हाल था। जो भी था, मैं उस समय मरना नहीं चाहता था। ऑफिस में काफी भीड़ थी। मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था। बार बार घर से फोन आ रहे थे। मैं अपना काम कर तो रहा था, पर ध्यान चारों तरफ था। कई बार मैं अजनबियों को देखकर ठिठका, फिर अपने काम में लग गया। करीब 2:45 की बात है। भीड़ कम होने लगी थी और मेरे सामने देवेंद्र बाबू बैठे कुछ किस्सा बयान कर रहे थे। तभी मैंने उन दोनों लोगों को आते हुए देखा। देखने में दोनों छठे हुए हरामजादे लग रहे थे। उनकी चाल में कुछ था कि मैं समझ गया कि वही है। उन्होंने जब चपरासी से कुछ पूछा और चपरासी ने मेरी मेज की तरफ इशारा किया तो रहा सा डाउट निकल गया। बड़ी दबंगई से वो दोनों मेरी तरफ बढ़े। उसे क्षण मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, पर अगले ही पल न जाने कहां से मेरे अंदर ताकत आ गई और मैं वहां से भागा। इतनी तेजी से मैं उठा कि देवेंद्र बाबू के हाथ से चाय का ग्लास टूट कर गिरा और मेज पर चाय फैल गई और मैं देखते ही देखते दूसरी ओर भागने लगा। वो दोनों भी मेरे पीछे लग गए। मैं हॉल से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ा। वो दोनों भी मेरे पीछे पीछे थे। दोनों के हाथ में एक पिस्तौल थी जो उन्होंने निकाल ली थी और तेजी से वो मेरे पीछे पीछे दौड़े। मैं बालकनी में भागते भागते सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सरकारी विभाग में हर समय थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती है। मैंने पलट
कर देखा और मैं फिसल गया। एन उसी वक्त लंबे वाले ने गोली चलाई। मैं मुंह के बल सीढ़ियों पर गिरा और मेरे दांत जमीन से टकराए।